हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि ऐसा क्यों था कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण का आरंभ था? क्या कारण हो सकता है इसका? आपको यहाँ से 4 ऑप्शंस में से चुन के बताना है। क्या है सही आंसर? सही आंसर है ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इस कारण से हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई कि कब? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1913 में। ठीक है। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा इनका नाम। क्या है इनका नाम? इनका नाम है लाला हरदयाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किस वर्ष तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? विक्रांत को कब तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 2021 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नौखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नौखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन हुए? ये थे प्यारे लाल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में कब से जाना जाने लगा? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसके बाद से। अच्छा, अभी ऊपर आपका आया था नौखली। तो नौखली का जो कांड था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1946 में। ठीक है। और महात्मा गांधी वहाँ पे नरसंहार हुआ था मुस्लिमों के द्वारा। हिंदुओं का जो नरसंहार है वो किया गया था। उसके बाद शांति दूत बन के गए थे गांधी जी, वहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया था और बहुत कुछ करने का कोशिश किया था ताकि लोगों के मन से वो डर खत्म हो, हिंदुओं के मन से वो डर खत्म हो। और इसमें जो इनके सचिव थे इस दौरान वो थे प्यारेलाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एको रैप रिपोर्ट जारी किया है? एको रैप रिपोर्ट अभी हाल ही में किसने जारी किया है? किसने जारी किया है? ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? कब से लेकर कब तक? तो 1923 से लेकर 1928 तक। क्या कारण था? कारण था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था। और क्यों किया गया था? चौरी चौरा कांड को लेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा था? तो मेजर जो कारण है वो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो देखो, अगर आपको राइटर का नाम आता है तो यहाँ से मैच करो। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है? कौन है इस बुक के लेखक? इस बुक के लेखक हैं ताराचंद। ठीक है। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन बिहार, इसके लेखक हैं के दत्ता। ठीक है। तीसरा बुक कौन सा है? तो पहला मेरा हो गया, दूसरा मेरा हो गया। ठीक है। तीसरा बुक है आनंद मठ, तो ये तो आप सभी जान रहे हो, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इसके राइटर। चौथा है आपका प्रिसेप्ट्स ऑफ द जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ द जीसस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। और लास्ट बुक है आपका आवर इंडियंस मुसलमान्स, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हंटर। कौन है? हंटर, W हंटर। ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचों का मैच। और सही अब आपको कॉलम चुनना है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे आपका सही जो आंसर है वो आ जाएगा 1 5 6 3 2।
ठीक है, यानी सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह में बिहार का एक ऐसा प्रांत था, एक ऐसा भाग था जो प्रभावित नहीं हुआ, वो था दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। कौन सा होगा आपका सही जो आंसर है वो है मुजफ्फरपुर और मुंगेर, ये दोनों अप्रभावित रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा, किस क्षेत्र में रहा। तो आपका जो मेजर एरिया था वो था बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और 4 यानी डी। क्लियर है। संयुक्त प्रांत में आपका उत्तराखंड, यूपी, ये सारे एरिया आता था उस वक्त। ठीक है, और बिहार तो आप जान ही रहे हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें से किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये आपका राजकोट सत्याग्रह। ठीक है, राजकोट सत्याग्रह ये 1939 में हुआ था और इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया था। रेस्ट आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आपका है वाइकोम सत्याग्रह, ये साउथ का है, आपका केरल में ये हुआ था 1924-25 में। और इसका जो रीज़न था वो था छुआछूत जो होता है ना, अस्पृश्यता। ठीक है, इसको लाना। ठीक है, जो छुआछूत है उसको लेकर ये था। और अगला तो असहयोग आंदोलन है, आप सभी जान ही रहे हो। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही, ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया कहाँ। मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ कैद किया गया था गांधी जी को, ये किया गया था आगा खां पैलेस में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत, आपने वो टर्म सुना होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था 1931 में। ठीक है, और इसी वक्त सांप्रदायिक पंचायत जो था आपका या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ये मैटर बहुत जोर शोर से उठ रहा था। ठीक है, इस कारण से यह इस प्रश्न पर असफल रहा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था, इसका क्या लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, इस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसको विरोध किया गया इसका। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना की है, ये आपको पता है, लेकिन कब की है। तो कब की है, ये की है 1896 में। ठीक है, बहुत बच्चे 93 से कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको याद रखना 96। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आप जान रहे हो उनको, बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो। कौन है ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कब, तो 38 में। आपको ये भी डेट ईयर भी आपको याद रखना है क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन आपको पता होगा और हरिपुरा अधिवेशन, 2 अधिवेशन है। ठीक है, तो 38 में ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था, हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद यानी 39 में त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, जिसमें इनको चुना गया था लेकिन इनको रिजाइन देना पड़ा था। क्लियर है। अच्छा, 38 वाला अगर पूछा जाए कितनवां अधिवेशन था ये कांग्रेस का, ये 51वां अधिवेशन था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया। मगहर महोत्सव बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से आपको याद रखना डायरेक्ट। मगहर महोत्सव किससे संबंधित है, तो यह संत कबीर से संबंधित है। ये एक क्वेश्चन हो गया जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर करना है। मगहर महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ। इसका प्रारंभ 1987 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, मगहर महोत्सव आपको लग रहा होगा कि मगहर क्या है। मगहर एक जगह है यूपी में। कहाँ है, यूपी वाले अगर कोई हो तो आपको पता होगा। मगहर यूपी में एक जगह है और वहाँ पे संत कबीर का क्या बोल सकते हो आप, निर्वाण। ठीक है, यानी उनका जो देहांत है वो हुआ था मगहर में। इस कारण से वहाँ से मगहर महोत्सव की शुरुआत हुई संत कबीर के सम्मान में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में आपको नहीं मिलता है? किसका नहीं मिलता है? यह है कदम। ठीक है, कदम का उल्लेख आपको संगम साहित्य में नहीं मिलता है। चेर, चोल और पांड, चेर, चोल और पांड, इन सभी का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, उसमें इन तीनों के अलावा और किसी का नहीं, सिर्फ इन्हीं तीनों का उल्लेख मिलता है, इन्हीं तीनों वंश का। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। इनका चिन्ह बहुत बार एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। चेरों का राज चिन्ह क्या था? चेर जो है इनका राज चिन्ह था धनुष। क्या था? धनुष। ठीक है, और चोल, चोल का राज चिन्ह क्या था अगर पूछा जाए तो ये है बाघ। ठीक है, और पांडव का जो लास्ट है आपका पांडव, पांडव का राज चिन्ह क्या था? ये था मछली। क्या था? मछली। ठीक है, तो ये आप याद रखना। चेर, चेर क्या मैंने बोला? धनुष। चोल, चोल क्या मैंने बोला? बाघ। और पांडव क्या मैंने बोला? मछली। ठीक है, ये इनका राज चिन्ह था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपका रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, तो आपको मैच करना है फिर से। तो देखो यहाँ पे 4 स्थान क्या क्या है। पहले 4 चीज कौन कौन सा है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन और निधन। तो आपके लिए आसान है, आप तो इसको तुरंत से मैच कर लोगे। जल्दी से मैच करो, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से मैच करो। तो आपका सही जो आंसर है, चलो एक बार पहले मैच कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जन्म से रिलेटेड कौन सा जगह है? जन्म लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल में अभी है। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति से संबंध कौन सा है? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में इनको ज्ञान, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, भाषा था पाली। और निधन इनका कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, इनका निधन हुआ था। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो ये बना है लकड़ियों से, ईंटों से नहीं, लकड़ियों से। ठीक है, पहले भी मैंने इसको बताया हुआ है किससे बना हुआ है? लकड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? कौन सा था? तो ये था आपका मथुरा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जान ही रहे हो कब कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। ठीक है, और इसने स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी जो है वह लाहौर में बनाया था। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और जो बीपीएससी वाले हो उनके लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगली बार एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ उसका जो मतलब जितना भी देता हूँ, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो रिलेवेंट होता है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान से इसको याद रखना कि लाहौर में इन्होंने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी इसलिए बनाया था क्योंकि गजनी का उस वक्त शासक कौन था? किसी को पता है? गजनी का शासक था यल्दूज। कौन था? यल्दूज। अगर किसी को याद नहीं है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, यल्दूज। ठीक है, गजनी का शासक था यल्दूज। उस पर नजर रखने के लिए इसने स्पेशली राजधानी में अपना लाहौर में अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिनका मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। तो वह है जफर खां। कौन है? जफर खां। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में देखो कितना कुछ आपसे पूछ लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। पहले ये बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन जो आपका है ये है बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का आपको सही जो क्रम में है वो सजाना है। तो सबसे पहले देखो आंसर बता देता हूं मैं। सबसे जो सही आंसर है इसका वो है डी, यानी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है, ईयर किसी को पता है? सबसे पहले ये बताओ हुमायूं गद्दी पर बैठा कब? किसी को पता है तो बताओ, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? ये बैठा था बिल्कुल सही 1530 ईस्वी में। ठीक है, देखो 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर यहाँ पे आ गया, मुगल वंश का जो प्रारंभ है वो हो गया।
लेकिन 1529-30, ठीक है, 1529-30 में उसकी मृत्यु हुई। शायद 30 में मृत्यु हुआ था, 29 में नहीं, 30 में उसकी मृत्यु हुई थी और 30 में ही हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। उसके बाद इसने 1531 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा, वो लड़ा देवरा का युद्ध, ठीक है। और इसके बाद 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा था। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। 1540 कन्नौज का युद्ध लड़ा, कब? 1540 में। और ये जो कन्नौज का युद्ध था ये इसकी ज़िंदगी का एक तरह से आप बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अभी तक ये 1540 तक ये गद्दी पर बैठा, लेकिन 1540 में कन्नौज में जो ये हारा, उसके बाद इसको महल और शहर सब चीज़ त्याग कर भागना पड़ा था और इसने निर्वासित जीवन जिया है। उसके बाद फिर ये वापस आया, कब आया? 1555 में। 1555 में वापस आया और इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा, ठीक है। और फिर वापस अपना जो इलाका है उसमें से कुछ को इसने हासिल किया और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसी बीच में इनका जो निर्वासित जीवन था, इसी बीच में अकबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। ये सारी चीज़ें सारे डेट के साथ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? आप तो ये जान रहे हो, मुगल युग का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा गया, वास्तुकला का स्पेशली अगर आप बात करो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बताना है किसने कहा था, किसने कहा था? ये V.A. स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल से समाप्त किसने कर दिया था? किसने किया था? ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ये जो द्वैध शासन है इसकी व्यवस्था लागू किसके काल में की गई थी? किसी को पता है तो बताओ। रॉबर्ट क्लाइव के काल में, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई है और वारेन हेस्टिंग्स के आते ही ये समाप्त कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह कहाँ का शासक था? ये पंजाब का शासक था। और इनका नाम इसलिए इतना चर्चा होता है इनके नाम का, इनके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। देखो, जो भी हिस्टोरिकल सीरियल्स वगैरह आता है ना, आप लोग तो टीवी वगैरह देखते ही रहते हो, तो इनको थोड़ा सा देखा करो, आप लोग को ज़्यादा टाइम तक याद होगा। ऐसा नहीं पर डे बैठ के देख रहे हैं, कभी आपको वीक में अगर मिले 1 या 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, तो कभी कभी देख लिया करो। ऐसे तो बोरिंग होता है, टाइम बर्बाद होता है। लेकिन उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको नाम याद हो जाएगा, उनका कुछ खासियत याद हो जाएगा जो आपके पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। रंजीत सिंह, अगर किसी ने सीरियल देखा होगा, ये शायद किस चैनल पे आता था मुझे याद नहीं है, आपको पता होगा एक आंख से वो अंधे थे, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने बहुत अचीवमेंट किया है अपने लाइफ में। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब में से कौन सा, निम्न में से एक ऐसा शासक है जो एक आंख से अंधा था, तो आपको आसानी से वहां पे कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पूछा गया है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? ये क्या था? शाह शुजा से, ठीक है, शाह शुजा से। ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान। और इनसे इन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाया गया था सहायक संधि, ठीक है। कब चलाया था इन्होंने सहायक संधि? अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल क्या है? शासनकाल है 1798 से 1805, ठीक है। 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली रहे और इन्होंने इसी बीच में सहायक संधि को चलाया था, ठीक है। और सबसे पहला जो इसमें शामिल हुआ वो हुआ पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। कौन हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। अब देखो, दो नाम है जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, एक है आगा खां, दूसरा है सलीमुल्लाह खां। दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। मैंने इसको पहले ही बताया हुआ, एक बार फिर से आप सुन लो कि सलीमुल्लाह खां और आगा खां अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपका हमेशा जो आंसर है वो होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये आपको समझना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आप गलती करके आओगे। दूसरी बात, आगा खां का क्या रोल है यहाँ पे, ये भी समझना है। बहुत इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बहुत जगह नवाब सलीमुल्लाह खां नहीं दिया रहता है, तो आपका आंसर जो है वह आगा खां होता है, ठीक है। ये दो बात आप समझ लिया आपने। अब इनका रोल समझ लो। एक्चुअली में आगा खां के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। जो वाइसरॉय उस वक्त कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इनसे 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में शिमला में ये लोग मिले थे, ठीक है।
उसके बाद बहुत सारा उससे आपको मतलब नहीं है क्या क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब ये सब कब हुआ था, ये सब हुआ था 1 अक्टूबर को। अब 30 दिसंबर को ये सब हुआ था शिमला में। ये आपसे पूछा जाता है आगा खां कहाँ मिला था, तो शिमला में, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में, ढाका का उस वक्त नवाब था सलीमुल्लाह खां, ठीक है। तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्लियर है? तो दोनों चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? ये हुई थी ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को। और आगा खां जो था उसने इसको इनिशिएट किया था। ये जो लीडर था मिलने वाला टीम, उसका ये लीडर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हुए? आत्मीय सभा के संस्थापक ये थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, यानी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक है आपका कथन, दूसरा है उसका रीजन। आपको बताना है सही है या गलत है। पहला कथन क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये भी सही है, यानी आपका कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट था कहाँ का था? कवि बाणभट्ट कहाँ से बिलोंग करता था? कवि बाणभट्ट थानेश्वर से बिलोंग करता था, ठीक है। ये हर्ष का दरबारी कवि था, ठीक है। और यह कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। इसका एक बहुत ही फेमस बुक है हर्षचरित, जो हर्ष के लाइफ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। शेरशाह का जो राजधानी था वो था सासाराम, और पटना को प्रांतीय राजधानी उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में थी, अब तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए किया गया था। आपको ये बताना है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1882 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? तो आसान सा क्वेश्चन है, 1936 में ये अलग हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वह लगभग कितना है? तो बहुत ही टफ क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा, बहुत दिन बाद आपने देखा होगा। तो हम लोग जानते हैं 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है? किस तारामंडल का तारा ध्रुव की ओर संकेत करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन सा वो तारामंडल है? तो वह है आपका सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है। सप्तऋषि तारामंडल का तारा किस ओर इंगित करता है? ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर किस क्षेत्र में मिलेगा? तो आपको भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में बहुत अधिक घने वन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तापमान अधिक रहता है और सालों भर वर्षा होती रहती है, ठीक है। इस कारण से वहाँ का जलवायु जो है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है, इसलिए चौड़े पत्ते वाले सदाबहार सघन वन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय। पटना का स्थानीय समय क्या है? क्या वह भारतीय समय के बराबर है, आगे है, पीछे है, क्या है? ये आपको बताना है। देखो समय आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में नॉलेज है, ऐसे तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि कैसे हम लोग समय डिसाइड करते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन पे हम लोग समय तय करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको अगर कॉमन सेंस है आपके अंदर, वैसे तो मुझे पता है आप सबों के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अप्लाई करोगे तो उसको आंसर कर पाओगे। आप देखो कैसे आंसर करेंगे इसको। यह है भारत, यहाँ है आपका मान लो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पे थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, यहाँ मान लो नैनी होगा, ठीक है, इलाहाबाद के पास। अब आपको पता है कि भारत में पूछा जा रहा है, सॉरी बिहार में पूछा जा रहा है पटना में, पटना यहाँ है, बस ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप देखोगे तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन इसका है, लॉन्गिट्यूड जो है वह जरूर इससे आगे होगा। अगर लॉन्गिट्यूड इसका आगे है यानी
IST का जो समय है उससे कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही होगा। अगर इससे पीछे होता तो क्या होता, कम होता, समय कम होता IST से। लेकिन अगर इससे आगे है तो इसका मतलब IST से समय ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय मानक समय से आगे है। कितना आगे है अगर ये आपसे पूछा जाए, आप जानते हो IST का जो टाइम है वह कितने डिग्री पर होता है, 82.5 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, और पटना का जो है वह है 85.5 डिग्री। ठीक है, पटना का अगर आप टाइम निकालोगे तो पटना 85.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। इसलिए लगभग मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 3 डिग्री का अंतर है, 3 डिग्री 12 मिनट के आसपास का अंतर है। ठीक है, इस कारण से टाइम आगे हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लग जाता है, कितना समय लग जाता है, ये लग जाता है ऑलमोस्ट 365.25 दिन। कोई भी अगर 365 दिन मारते हो तो ये गलत है। ठीक है, 365 दिन बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 365.25। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आपका ये सही हुआ। आप जानते हो हर 4 साल में एक साल लीप ईयर हो जाता है, वो किसके कारण से होता है, यही 0.25, 1/4 दिन हर साल आगे बढ़ता है और 4 साल में ये पूरा एक दिन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कौन सी है, यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह कहाँ स्थित है, यह दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में स्थित है। क्लियर है। अच्छा, साउथ अमेरिका में किस तट पर स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो पश्चिमी तट पर, याद रखना ये भी पूछा जाता है, वेस्टर्न कोस्ट पे, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर ये स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किया जाता है और वो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं। कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आश्रित होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, बाय नेचर वो कैसे होते हैं। तो कपास आप जानते हो रुई, ठीक है, कॉटन, तो ये जिस पर डिपेंड करता है वह भार ह्रास मूलक होते हैं। ठीक है, यानी वेट लॉस फैक्टर वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं वो होते हैं। ठीक है, बाद में उनका वेट बढ़ता नहीं है, क्या होता है, वेट घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। किस काल में निर्मित हुए हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत हैं, वह हैं पेलियोजोइक महाकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, देखो 2 तरह के मिट्टी पूछे जाते हैं आपसे, नई और पुरानी। तो पुरानी है बांगर और नई है खादर। ठीक है, याद रखने के लिए बहुत बच्चे भूल जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ इसको याद रखने का एक ट्रिक आप लगा लो। ठीक है, जो न्यू चीज़ है उसको आप खा सकते हो, खादर। ठीक है, तो पुरानी चीज़ों को कौन खाना चाहता है, क्योंकि पुराना चीज़ तो खराब हो जाता है। ठीक है, तो जो नई मिट्टी है उसको आप खा सकते हो, वो है खादर, और जो पुरानी है ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा बांगर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र, इसको हम लोग विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कर्नाटक के भद्रावती में है और ये है भद्रा नदी के किनारे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, कौन सी है, ये फसल है चावल। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है, यानी विदर्भ कहाँ है, इन शॉर्ट आपसे यही पूछा जा रहा है। तो विदर्भ किस राज्य का अंग है। तो विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। किस राज्य का है, महाराष्ट्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, यह मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है प्रथम। ठीक है, यहाँ पे 1106 आदमी 1 किलोमीटर में रहता है। और अगर ओवरऑल पूछा जाता, यहाँ पे स्टेट वगैरह, यहाँ तो देख रहे हो आप स्टेट के फॉर्म में आपसे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपको लग रहा है स्टेट में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित और स्टेट दोनों मिलाकर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, वहाँ पे 11,000 के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल, आसान सा क्वेश्चन है, ये है आपका चावल।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व किस दिन को विश्व स्तर पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 150वें वर्ष के उत्सव के अवसर पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया 2020, इसमें भारत 84th पोजीशन पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इनको अधिकार प्राप्त नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकें वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों इसको अस्थायी सदन कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे सी स्टेटमेंट भी राज्यसभा से सही है। इसके कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं? राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। ठीक है, 4 में आपका तीनों आ गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह हुआ है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट टर्म का यूज हमारे संविधान में एक ही बार हुआ है। देखो, कैबिनेट का फॉर्मेशन और ये सब, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा गया है। ठीक है, लेकिन कैबिनेट टर्म का एक ही बार इस्तेमाल हुआ है और ये हुआ है अनुच्छेद 352 में। किसमें हुआ है? अनुच्छेद 352 में। वहीं पे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फॉर्मेशन वगैरह का बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कैसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो? जन्म के द्वारा कर सकते हो, देशीकरण के द्वारा कर सकते हो, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा ये भी हो सकता है, यानी इंडिया किसी भाग को अगर सम्मिलित कर ले अपने एरिया में तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी अगर आप वहाँ रह रहे हो तो। डी ऑप्शन है, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप कभी भी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करना होता तो बहुत लोग कर लेते। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? कौन से संविधान संशोधन में? ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन में। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन विशाखापत्तनम में किस विषय पर आयोजित किया गया? तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन इस वर्ष विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था और इसका विषय क्या था ये आपको बताना है। इसका विषय था सिनर्जी अक्रॉस द सीज। क्या है? सिनर्जी अक्रॉस द सीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ओमान के सुल्तान के रूप में सुल्तान अब कबूस बिन सईद का स्थान लिया है? कबूस बिन सईद ये सुल्तान थे ओमान के, लेकिन अब इनको रिप्लेस किया गया है हैथम बिन तारिक अल सईद के द्वारा। किसके द्वारा? हैथम बिन तारिक अल सईद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ध्यान से देखना है आपको, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। ठीक है, ये है। इसको कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे स्टेशनों पर VSS आधारित इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। VSS का पूरा नाम क्या है? VSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है वीडियो सर्विलांस सिस्टम। क्या होता है VSS? वीडियो सर्विलांस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, द पल्स कॉन्क्लेव 2020 जिसका उद्देश्य निर्यात, प्रसंस्करण क्षमता, प्रोटीन निष्कर्षण, मूल्यवर्धन और फसल कटाई प्रबंधन को बढ़ाना है, किस स्थान पर आयोजित किया गया? द पल्स कॉन्क्लेव 2020। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ लोनावला, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है। रायसीना पहाड़ी किस चीज से संबंधित है? किसी को आता है? जल्दी बताओ। सबको आता होगा रायसीना पहाड़ी, इस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है अपना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण यान VA251 के जरिए डैश को लॉन्च किया। तो
आपको बताना है। इसरो ने 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से किस उपग्रह को लॉन्च किया है? किस उपग्रह को लॉन्च किया है? यह है GSAT-30 उपग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी कमलजीत सिंधु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, विनिमय दर है, वह किसी अदर करेंसी के फॉर्म में होता है, किसी अदर करेंसी के रेस्पेक्ट में होता है जो एक स्टेबल करेंसी हो। ठीक है, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में मेनली हम लोग इसको डॉलर के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम यानी LIC। LIC किस चीज का एक उदाहरण है? चारों ऑप्शंस में से बताओ। LIC एक निवेश बैंक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने इंटीग्रेटेड स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय मिशन शुरू किया है। आपको ये बताना है कहाँ से इसको शुरू किया गया। पूर्वोदय मिशन, पूर्वोदय मिशन इसको कहाँ से शुरू किया गया है? चलिए बताओ। इसको शुरू किया गया है कोलकाता, पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग है। तो भारत में सबसे पुराना उद्योग और सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है इन सब में से? तो ये आपका कपास या आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इन चारों ऑप्शंस को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भारतीय सरकार के आय का। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है क्या? मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपयोग। तो यह है मुद्रा की मात्रा। आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है। रेस्ट तीनों के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र या इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बोल सकते हैं या नहीं तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो ये है टोटल वर्तमान में 8। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? जल्दी बताओ, ऑप्शंस को पढ़ो। तो सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, परिवर्तनीय का मतलब हुआ कि आप इसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हो नीति निर्देशक सिद्धांत को। वहीं अगर मौलिक अधिकार है आपका तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात बिहार में क्या है? यह है 88:11। ठीक है, यहाँ का 88% जनसंख्या जो है वह गांव में रहता है और 11% ये ऑलमोस्ट है। ठीक है, 11% ऑलमोस्ट ये शहर में रहते हैं। तो बहुत कम रेशियो है, भले ही जनसंख्या की दृष्टि से आपको बहुत अधिक लगेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय ये मुंबई में खोला गया था और यह है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, और ये था भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो ऊपर अभी आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? तो आसान सा क्वेश्चन है, वह है नाइट्रोजन। 78% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन है हवा में। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्या कारण है इसका? पुरुष जो है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। क्या कारण क्या है इसका? इसका कारण है उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, यानी स्त्रियों में केवल X क्रोमोसोम होता है और वर्णांधता ये हेरिडिटिकल है, आपको पता है। तो जो जीन इसको कैरी करता है वो जनरली जो है वह Y क्रोमोसोम पे अवेलेबल होता है। इस कारण से पुरुष में इसकी जो रेशियो है वह अधिक है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो पृथ्वी पर किन अक्षांशों के पास मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो क्या होगा सही आंसर? आपका जो सही आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के पास डेजर्ट होने का चांसेस बहुत अधिक है, और जो भी आपके मेजर डेजर्ट है वो सभी इन्हीं लैटिट्यूड्स के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 50 डिग्री अक्षांश के पास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो ओजोन परत की ऊंचाई ऑलमोस्ट है 40 से 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका जो है वो ठंडा लगता है। क्यों है ऐसा? आसान सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो, ऐसा क्यों होता है? जल्दी बताओ क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इस कारण से वो आपको ठंडे के दिनों में ठंडा महसूस होगा, गर्मी के दिनों में गर्मी महसूस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? जल्दी बताओ, आइसोटोप का डेफिनेशन आपको आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। क्या होता है? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऐसे नाभिक वाले परमाणु को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवा जितनी भी है इसमें से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? जल्दी बताओ कौन सा केमिकल है? तो वो है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन यूज किया जाता है मच्छर को भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है। ठीक है, भारी पानी, भारी जल कैसा जल होता है? भारी जल, तो भारी जल वैसा जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। क्या होता है भारी जल? भारी जल वैसा जल होता है जिसमें हाइड्रोजन, देखो H2O होता है ना, तो H2O में H के स्थान पे आप जानते हो D2O होता है। ठीक है, तो D2O ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, तो आपका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बिछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एडल्ट। ठीक है, 20 वर्ष देने का मतलब ये एडल्ट। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके शरीर में कितना हड्डी होता है? ये ऑलमोस्ट 206 हड्डी के आसपास होता है। ठीक है, तो 20 वर्ष की आयु हो या आपके किसी भी स्टेज में अगर एक एडल्ट का पूछा जाए, तो बच्चों में अगर पूछा जाए तो 300 हड्डी के आसपास होता है, लेकिन एडल्ट होने के बाद 18 साल आपका जब हो जाता है तो उसके बाद 206 हड्डी ही मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी फतिमा बीवी। ठीक है, मीरा फतिमा बीवी। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? जल्दी बताओ। आसान सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पे बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, बीच बीच में आपको रिवाइज करना जरूरी होता है। क्या है खर्च की कैसे निकालते हो? कितना वाट कितना घंटा जला। अगर 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा जल रहा है, यानी 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट ये बिजली खपत करता है, और आपका जो बिजली बिल आता है वो आता है किलो वाट के रेस्पेक्ट में। तो 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट, यानी 1 यूनिट आपने खर्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आता है तो आप कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। तो किसी भी लेंस का पावर जो होता है, जिसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है 2/f। ठीक है, क्या होता है? 1/f। क्या होता है डायोप्टर नहीं, पावर इसको लिखो, पावर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो 1/f, और यहाँ पे f ही आपको निकालना है, और हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं, यानी मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो +2 अगर डायोप्टर है, ठीक है, ध्यान रखना, तो इसका जो फोकल दूरी निकलेगा आपका, वो हमेशा किस में निकलेगा? हमेशा निकलेगा मीटर में। लेकिन ऑप्शन में आपका मीटर है नहीं, तो हम लोग पहले ही इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पावर क्या है आपका? 2 है। ठीक है, और मैंने क्या बताया? 1/f होता है, और f कितना है आपका? f यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, तो
पावर 2 हो गया और एफ आपको निकालना है, तो यहाँ पे 1 के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, एफ अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1 मीटर है, ध्यान दो 1 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो बहुत सारे बच्चे बस थोड़ा सा वो मिस कर देते हैं कैलकुलेशन में, उसके बाद उनका आंसर नहीं आता है। कहीं पे अगर हाफ रहता 0.2 रहता 0.5 रहता तो वो लोग आप लोग मार के निकल जाते, तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट जो स्टैंडर्ड लोगे हमेशा मीटर में लोगे। क्लियर है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलता है अगले सेट में, लेकिन उससे पहले जिसको भी आपने शेयर नहीं किया है, जो अभी तक हम लोग के साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी से शेयर करो और उनको अपने साथ जोड़ दो। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे कल अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।